गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम गुरु जी। बात पते की है। एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत करता हूं। मुझे एक बड़ा अच्छा जोक याद आ रहा है कि पिता ने ना टीचर से पूछा कि मेरा बेटा इतिहास में कैसा है जी। मैं तो इतिहास में बहुत कमजोर था। तो टीचर ने कहा बस यूं समझ लीजिए कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। दोस्तों, इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। आज से 18 साल पहले जब हमने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो हमारी अपलाइन कहते थी कि एक वक्त आएगा बच्चे घर पे बैठ के स्टडी करेंगे और होमवर्क भी बाई मेल स्कूल को भेजा जाएगा। तो हमें यकीन नहीं होता था जी। लेकिन उनकी कही हुई बातें जो उन्होंने कही थी आज हकीकत में हो रही हैं। जी जी। कहते हैं ना कि हर कदम आजमा रहा है, हर सांस आजमा रही है, हर कदम आजमा रहा है, हर सांस आजमा रही है, मुश्किलों से जूझने वाले आजा तुझे नेटवर्क मार्केटिंग बुला रही है। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। दोस्तों, अभी जो देश के हालात चल रहे हैं, जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, इन हालातों में दो ताकतों ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। एक है भगवान और दूसरी है नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों की उम्मीदें अभी इन दोनों के ऊपर टिकी हुई हैं। अगर जिंदा रहना है, सपने पूरे करने हैं, घर चलाना है, तो दोस्तों आज आप देख रहे हैं जो हालात चल रहे हैं उसमें बड़े बड़े लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम धंधे चौपट हो चुके हैं। लेकिन इसी सिचुएशन के दौरान नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के लिए एक संजीवनी बनकर आया है। सही बात है सर, सही बात है। और लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इन हालातों से निपटने की। लेकिन दोस्त, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि वो भगवान का मुकाबला कर सके। इसलिए अभी के समय में जब डॉक्टर इलाज कर रहा है उसके बाद अंत में एक ही बात कहता है कि यार भगवान, मैंने तो जितना करना था वो कर दिया, अब बाकी तेरे पे छोड़ता हूं। तो दोस्तों, भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। हर कदम आजमा रहा है, हर सांस आजमा रही है। कदम रुक चुके हैं सब लोगों के, घर पे बैठे हुए हैं लोग, अपने पैरों की तरफ देखते हैं हम तो हम सोचते हैं यार इन्हीं कदमों से हमने दुनिया घूमी है, लेकिन आज यही कदम घर पे बैठे हुए हैं पिछले 1 साल से। सही बात है सर। हर सांस आजमा रही है। हम हर सांस को आजमा रहे हैं, अपने आप को छू कर देख रहे हैं कि ठीक तो है ना, कहीं बुखार तो नहीं है। बात पते की है सर। हर इंसान मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन दोस्त, मुश्किलों में एक ही सहारा है अभी लोगों के लिए, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जो घर बैठे लोगों को घर तक आए पहुंचा रहा है। डर ही वायरस है और विश्वास ही वैक्सीन है। तो आज की डेट में जो वायरस है ना, आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए इन्फेक्टेड हो रहे हैं क्योंकि उनको डर है, और बीमार में से आधे से ज्यादा लोग ठीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। विश्वास से बड़ी वैक्सीन कोई नहीं है और डर से बुरी चीज भी कोई नहीं है। डर ही मौत को बुलाता है। सही बात है सर। दोस्तों, आज नेटवर्क मार्केटिंग ने लोगों के घर पे दस्तक दी है। लोगों के पास आज एक ही रास्ता बचा है। आने वाले टाइम में सपने तो सेकेंडरी मैटर हो गया, अगर घर भी चलाना है दोस्तों तो उसके लिए जो लक्ष्मी आएगी उसके लिए सबसे बड़ा जरिया एक ही होगा, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल सही बात सर, परफेक्ट सर। कहते ना, वो मौज में आए तो सरताज बना देता है, जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। ये सब उसकी मौज से हो रहा है सब कुछ दुनिया में। एक बार क्या होता है, दो औरतें ना आपस में बातें करते जा रही थी। पहली औरत उसको दूसरी को कहती, तुझे पता है अपने गांव के सरपंच कौमा में चले गए हैं? तो दूसरी बोलती है, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। बात पते की है। इस तीसरे एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत पुरानी कहानी, लेकिन उसका मैसेज जो है वो बहुत अच्छा जाता है इंसान को, कि जिससे हमारी तरक्की हो सकती है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहानी आपने सुनी होगी, सुनाई भी होगी, फिर मैं उस कहानी को रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि मैंने पहले बताया कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अगर रिपीटेशन इज लाइफ।
तो कहानी आपने सुनी होगी कि क्या होता है, एक बार शेर और शेरनी और उनका एक छोटा सा कब यानी कि बच्चा, ये तीनों जंगल में टहल रहे थे। टहलते 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 क्या हुआ कि शेर और शेरनी दोनों आपस में बातें करते 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 आगे निकल गए, और उनका जो छोटा सा बच्चा जो था वो उनसे अलग हो गया। और क्या हुआ कि कुछ समय के बाद वहां से जब भेड़ें गुजरी तो बच्चे को लगी थी भूख। बच्चा भेड़ों के साथ मिल गया और एक भेड़ का दूध पीने लगा। जब उसने वो दूध पिया तो उसको अपनी मां के दूध में और उस भेड़ के दूध में कोई फर्क नजर नहीं आया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उन्हीं भेड़ों के बीच में बड़ा होने लगा। कुछ समय के बाद जब कुछ समय बीता तो एक दिन क्या होता है कि शेर एक ऊंची पहाड़ी पे बैठा जंगल की तरफ नजर मारता है तो देखता है कि एक आजड़ी वो बहुत सारी भेड़ों को लेकर निकलता है। तो शेर की नजर भेड़ों पे पड़ती है। तो शेर क्या देखता है कि बहुत सारी भेड़ें जो हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन एक भेड़ उसमें से अलग है। उसको ख्याल आया कि यार जो मेरा बच्चा बहुत समय पहले मेरे से बिछुड़ गया था, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है। दोस्तों, एक तरफ पेट की भूख थी और एक तरफ बच्चे की ममता थी। अब उसको भूख भूल गई और ममता जाग गई कि खोया हुआ बच्चा तो नहीं है। वो धीरे धीरे अपने आप को झाड़ियों के बीच में से छुपाते हुए उस तक पहुंचता है और उसे धीरे से कहता है, इधर आ, कौन है तू? तो वो भी भेड़ों की तरह मैं करता है। कहता मैं तो भेड़ हूं। कहता नहीं, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, तू मेरा बच्चा है। बहुत समय पहले तू मेरे से अलग हो गया था। उसने पूरी कहानी सुनाई कि मैं तेरी माँ, हम जंगल में घूम रहे थे, तू साथ में था, हम इतनी मस्ती में से धीरे धीरे आगे निकल गए बातें करते करते, लेकिन तू पीछे रह गया। हमने ये सोचा तू पीछे आ रहा है, लेकिन तू पीछे रह गया और तू भेड़ों में मिल गया। ये तेरे कोई रिश्तेदार नहीं है कि दोस्त नहीं है, तेरा कुटुंब ये नहीं है, तू मेरा वंशज है, तू मेरी जात को कलंक लगा रहा है। मैं तेरा बाप हूं, चल मेरे साथ। अब जिसके साथ समय ज्यादा बताया होता है उन्हीं के साथ प्रेम होता है। अब क्या हुआ कि वो बच्चे को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा मानता नहीं है। अब उसे कहता है कि यार चल मेरे साथ, तू मेरे वंश का है। वो कहता नहीं, देख वो मेरे मामा है, वो मेरा चाचा है, मेरा ताया है, वो मेरा दादा है, वो मेरी मौसी है, वो बड़े वाली मौसी है, छोटे वाली ये मेरी फुआ है, ये मेरा होई है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहनें हैं। सबके बारे में वो बताता है। और धीरे धीरे जब भेड़ें चलती हैं आगे आगे तो बै बै करके आगे निकलती हैं, तो ये भी 2 कदम 4 कदम जब भेड़ें आगे निकल जाती हैं तो ये भी बै बै करके उनके पीछे जाता है। शेर को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब वो भी भेड़ों की तरह अपनी आवाज निकालने लगा। तब शेर ने बोला, यार ये तो मेरी जात को कलंक है। शेर ने दिमाग लगाया कि इसको कैसे महसूस करवाऊं कि तू शेर है। शेर ने क्या किया, जब भेड़ें एक तालाब के पास में से गुजरी, वो भी उनके साथ साथ धीरे धीरे निकला, तो शेर ने उसको खींचा अपनी तरफ, कहा कि तालाब में झांक कर देख, तू मेरे जैसा दिखता है कि इन भेड़ों जैसा दिखता है। शेर के उस बच्चे ने पानी की तरफ देखा और शेर की तरफ देखा, पानी की तरफ देखा, शेर की तरफ देखा। तब उसने देखा मेरी भी बड़ी बड़ी मूछें हैं, मेरा भी बहुत बड़ा सिर है, बड़े बड़े दांत हैं। उसने पंजा ऐसे किया, कहता हाँ यार मैं तो तेरे जैसा दिखता हूं। तो बोले मैंने तुझे पहले ही कहा था तू मेरी औलाद है, तू मेरे वंश का है। तो कहता यार पर नहीं यार, ये सब मेरे रिश्तेदार, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। उसने कहा ये तेरे रिश्तेदार नहीं हैं, जब मुसीबत आई सबके सब भाग जाएंगे। कहता नहीं, ये मेरे हैं, मेरे पीछे जान देने को तैयार हैं। कहता झूठ बोल रहा है तू। कहता तू परीक्षा लेके देख ले। कहता एक काम कर, तू जोर से दहाड़, अगर तेरे वंशज हुए तो रुके रहेंगे, अगर भेड़ें हुई तो भाग जाएंगी। तो उसने कहा कि मैंने तो दहाड़ना सीखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं दहाड़ क्या होती है। कहता ठीक है फिर मैं दहाड़ता हूं। दोस्त, वो शेर जोर से दहाड़ा, भेड़ें भाग गई
और वो बाजू में खड़ा शेर वहीं पे खड़ा रहा। तब उसने बोला, बता, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जो भेड़ें होंगी वो भाग जाएंगी और शेर के वंशज होंगे, अगर शेर होंगे तो यहीं खड़े रहेंगे। तब उसको पता चला कि हाँ यार, ये सब भेड़ें हैं। और दोस्त, इस तरह से उसकी एक दहाड़ ने उसको ये पहचान करवा दी कि तू भेड़ नहीं, तू शेर है और ये तेरे अपने नहीं हैं। दोस्तों, इस कहानी से सबसे बड़ी शिक्षा एक ये मिलती है कि किसी से कोई भेदभाव नहीं, हर किसी को अपना समझना चाहिए। जैसे कि उस शेर के बच्चे ने किया था। क्यों मिल गया था वो भेड़ों के बीच में? क्योंकि उसको उनके बीच में कोई भेदभाव नजर ही नहीं आया। उसको ये लगा कि ये मेरे जैसे ही हैं, सब जंगल में रहते हैं, जंगल में घूमते हैं, वही खाते हैं, ये मेरे जैसे ही हैं। दोस्तों, एक चीज याद रखना, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब कबीर साहब ने एक बात कही कि मैं बाजार में हूं, इस दुनिया के बाजार में हूं, यहां पे बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरी ना तो किसी से दोस्ती है और ना किसी से बैर है। मैं हर किसी के लिए भगवान से भला ही मांगता हूं। वैसे दोस्तों, उस बच्चे के दिमाग में भी यही आया था कि कौन अपना क्या पराया। मन साफ था, उसको भेड़ों में और शेर में कोई फर्क नजर नहीं आया। लेकिन एक चीज सीखने को मिलती है कि बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट, सॉल्ट एंड शुगर लुक द सेम। कभी भी चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो चीनी होती है और जो नमक होता है वो देखने में एक जैसे होते हैं। अब सोचने वाली बात है कि शेर ने बड़ी ताकत लगाई थी उस अपने बच्चे को भेड़ों से अलग करने के लिए, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तब शेर ने सोचा मेरी जात को कलंक है। दोस्तों, जब अपनी कुत्ती चोरों के साथ मिल जाती है तब समझ लेना कि अब चोरी पक्की है। सही है। वो उसका बच्चा जब उनके साथ मिल गया था भेड़ों के साथ, तो उसको लग रहा था शेर को कि मेरी जात को कलंक है। तो सीधी सी बात है, इंसान कुत्ता क्यों पालता है? कि घर की रक्षा करेगा, देखभाल करेगा, कोई अननोन व्यक्ति जो है वो घर में रात रात दिन में कभी घुस ना जाए। लेकिन वही कुत्ती अपनी जो है वो अगर चोरों के साथ मिल जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो चोरी पक्की है। यहां पे भी वही हो रहा था, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। यही वही बात हो रही थी कि अपना ही बच्चा भेड़ों के साथ मिल रहा था, उसको लग रहा था मेरी जात को कलंक है। तो दोस्तों, एक चीज तो यहाँ पे सीखने को ये मिली कि बच्चे की तरह मन साफ होना चाहिए, उसको किसी में भेदभाव नजर नहीं आया था। दूसरा सीखने को ये मिला कि कभी भी चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चीनी और नमक देखने में दोनों एक समान होते हैं, लेकिन स्वाद अलग अलग होता है। राइट गुरुदेव, बहुत शानदार। और दूसरा सीखने को ये मिलता है कि जिसको कामयाबी की भूख उस शेर के बच्चे की तरह लगी हो, फिर वह अपना भूख मिटाने का रास्ता बना ही लेता है। कई बार लोग बहाने बनाते हैं कि सर वो काम नहीं चलता, सर दो नहीं बनते, सर वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। दोस्तों, जिंदगी में भूख ही है जो हमको जिंदगी में आगे लेके जाती है। कामयाबी की भूख होनी चाहिए। जैसे टी एस धीमान ने हमेशा एक बात कही है कि इस सिस्टम में वो लोग कामयाब नहीं होंगे जो 10, 20, 25 हजार 50 हजार कमा के सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पे तो भुक्खड़ लोग चाहिए, भुक्खड़, जिसको भूख है कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, मुझे भी कामयाब होना है और मेरी टीम को भी मुझे कामयाब करवाना है। अपनी कामयाबी की तो भूख है ही, लेकिन अपनी टीम की भी कामयाबी की भूख होनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरह जितनी भूख उस बच्चे को लगी थी, इसी तरह से उतनी ही भूख उसके बाप को भी लगी थी कि यार मुझे कैसे भी करके इनके चंगुल से अपने बच्चे को छुड़ाना है। दोस्तों, कामयाबी की भूख इस तरह से लगी होनी चाहिए। अगर जब आपको कामयाबी की भूख लगेगी ना दोस्त, कामयाबी तभी मिलेगी कि भूख पैदा करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी भूख। कहते इश्क होना भी लाजमी है शायरी लिखने के लिए, इश्क होना भी लाजमी है शायरी लिखने के लिए, वरना कलम ही लिखती तो हर दफ्तर का बाबू गालिब होता। पते की बात है, इश्क होना चाहिए। दोस्तों, आज तक कामयाबी के शिखर पर जितने भी लोग पहुंचे हैं उनमें एक चीज कॉमन थी, वो थी कामयाबी की भूख। और जिसको भी ये भूख लगी है, जिसको भी ये रोग लगा है, उसने दोस्तों कामयाबी पा ही ली है। इस कहानी में ना एक शिक्षा और मिलती है कि अगर तुम अपने मेंटर या सीनियर का चौकन्ना होकर अनुसरण नहीं करोगे तो भेड़ों में मिल जाओगे।
शेर के बच्चे ने क्या किया था, उसको उतनी स्पीड में कम से कम चलना चाहिए था जितनी की स्पीड उसके माँ बाप की थी। वो लापरवाह हो गया और भेड़ों में मिल गया। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि अगर तुम अपने मेंटर या सीनियर का करना होकर अनुसरण नहीं करोगे तो भेड़ों में मिल जाओगे। सही बात है, परफेक्ट, बिल्कुल। जिंदगी में कामयाब होने के लिए अलर्ट होना बहुत जरूरी है। एक लड़का जब भी कपड़े धोता तभी बारिश होती, जब भी कपड़े धोता तब भी बारिश होती। एक दिन धूप निकली तो वो खुश हुआ और दुकान पर सर्फ लेने के लिए गया। वो जैसे ही दुकान पर गया बादल जोर जोर से गरजने लगे। लड़का आसमान की तरफ मुंह करके बोला, किधर, क्या? मैं तो बिस्कुट लेने आया हूं। चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। कौन कहता है चलते रहने से मंजिलें मिलती हैं? कौन कहता है चलते रहने से मंजिलें मिलती हैं? गलत दिशा की ओर रखा गया एक कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाता है। ना समझी में शेर के बच्चे ने एक कदम गलत रख दिया था, सिर्फ एक कदम, जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल से भटक गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर दूसरा शेर यानी कि उसका बाप अगर उसको वहां से मुक्त नहीं करवाता तो उसका अंजाम क्या होता, उसका नतीजा क्या होता। वह शेर होकर भी पूरी जिंदगी भेड़ों की तरह घास चरता, भेड़ों की तरह बोलता और उन्हीं की तरह जिंदगी काट कर मर जाता जी। एक गलत कदम इंसान को कोसों दूर ले जाता है। चौकन्ने रहना पड़ेगा। इससे एक शिक्षा और मिलती है कि बिल्ड ट्रस्ट टू ईच अदर्स। ये विश्वास का बिजनेस है दोस्तों। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो एक बीच में बहुत पतली डोर है जिसका नाम है विश्वास। सही है सर, विश्वास ही वैक्सीन है जी। विश्वास ही वैक्सीन है। एक शेर ने दूसरे शेर के अंदर भरोसा पैदा किया था, विश्वास पैदा किया था और उसे भेड़ों की संगत से आजाद करवा दिया था। सिर्फ भरोसा पैदा किया था कि तू मेरे जैसा दिखता है जी। हमने भी लोगों के अंदर भरोसा ही पैदा करना है क्योंकि हिंदुस्तान में भरोसे की बहुत कमी है जी। दोस्तों। उस दिन हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी जिस दिन मेडिकल स्टोर वाले कैंची फ्री छोड़ देंगे, बैंक वाले पेन फ्री छोड़ देंगे और ट्रेन वाले लोटा फ्री छोड़ देंगे। समझ लेना हमने जो करना था वो कर दिया, भरोसा पैदा कर दिया लोगों क्या के बात अंदर। है गुरुदेव, तीनों चीजें नहीं मिलने वाली। ये इंडिया में होने वाला नहीं है। यही तो करना है, यही तो करना है, इसीलिए तो आए हैं। और ये जितना मुश्किल होगा दोस्तों इंसेंटिव भी उतना ही बड़ा बनेगा। यही तो करना है। देखो एक लड़के ने कैसे भरोसा पैदा किया। एक लड़की से कहता है मुझसे शादी कर ले, मेरा बाप जो है ना गांव का सबसे बड़ा आदमी है। लड़की ने शादी कर ली, जब घर पे आई तो पता चला कि उसका बाप 105 साल का है। गांव का सबसे बड़ा आदमी है ना दोस्तों। एसोसिएशन से क्या फर्क पड़ता है, इस कहानी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। तुम्हारी जैसी संगत होगी तुम वैसी ही प्रतिक्रिया करोगे। जैसे शेर खुद को भेड़ समझ रहा था दोस्तों, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। कहता कबीरा संगत साध की, ज्यों गंदी की बास, गंदी कोई लेत नहीं तो भी बास वास। साधुओं की संगत जो होती है ना, कहता वो इत्र बेचने वाले की तरह होती है। अगर एक गली में इत्र बेचने वाला निकलता है तो उससे कोई इत्र ना भी खरीदे तो भी वो खुशबू छोड़ जाता है। जिस तरह की आप संगत करेंगे नतीजे भी उसी तरह के मिलेंगे। अगर आप 5 चोरों के साथ घूम रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं 6ठे आप होंगे। क्या बात है। लेकिन अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ घूम रहे हैं, मैं तब भी गारंटी देता हूं कि 6ठे आप होंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपनी संगत किन लोगों के साथ रखनी है। मैं आपको एक संगत के ऊपर एक कहानी बताता हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक बार क्या होता है, एक पंडित था, उसने एक तोता रखा हुआ था। तो तोता जब भी कहीं किसी को देखता था कहता है राम राम जी, राम जी, भगवान का नाम लिया करो, जिंदगी बहुत छोटी है, राम राम जपा करो, राम 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 राम। सबको ये संदेश देता था। तो एक दिन पंडित तोता लेके मार्केट बाजार में गया तो एक बनिए की दुकान पे पहुंचा। तो पंडित के तोते ने बनिए को देखते ही बोला राम राम जी, राम राम जी, राम राम बोला करो, जिंदगी बहुत छोटी है, राम राम जी। तो बनिया बड़ा हैरान हुआ, कहता है यार पंडित जी आपका तोता बड़ा अच्छा है यार, राम राम जपता है। कहता हाँ। बोले यार मेरे पास तोती है, गालियां देती है, मैं जब भी घर पे जाता हूं ना कहती आ गया लूट के, कहां लेके जाएगा, नरक में जाएगा तू, नरक में।
तू 25-25 पैसे के लिए मरता है, तू नरक में जाएगा, भगवान का नाम मत ले, तू मरेगा, तू देखना एक दिन कीड़े पड़ेंगे तेरे को। बोला बड़ी गालियां देती है मेरे को। तो पंडित ने बोला एक काम कर, तेरी तोती को ना मेरे तोते के साथ छोड़ दे, क्योंकि ये राम राम जपता है तो वो भी सीख जाएगी। कहते ये ठीक है। अब हुआ क्या कि वो बनिया अपनी तोती को लेके आया और पंडित के जो तोता था उसके पिंजरे में डाल दिया। अब पंडित देख रहा है कि अब देखता हूं कैसे गाली देती है ये। एक दिन देखा कोई इंप्रूवमेंट नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, तोता भी बोलना बंद हो गया। तो 4 दिन के बाद पंडित ने बोला तोते से कि यार तू राम राम नहीं बोलता आजकल, चक्कर गया है। कहता जिसके लिए बोलता था वो मिल गई, अभी बोलने का क्या फायदा है। कहते जहां बारिश ना हो वहां फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां इल्म ना हो वहां नस्लें खराब हो जाती हैं। क्या बात है, बात पते की सर। दोस्तों एसोसिएशन हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करती है। ये हमको इस तरह से अलग करना पड़ता है अपने आप को लोगों से, जैसे सांप अपने ऊपर की चमड़ी को अलग कर देता है। इंसान का जीवन बादाम जैसा है, जब उसको अच्छी संगत का पानी लगता है तो उसके अंदर से विकार ऐसे छीले जाते हैं जैसे बादाम को पानी में भिगोने के बाद उसका छिलका उतर जाता है। कामयाब लोगों की संगत इंसान के अंदर के अवगुण को इस तरह से छील कर रख देती है जैसे रसोईया चाकू की धार से आलूओं को छील देता है। कामयाब लोगों की संगत में रहना पड़ेगा। संगत जैसे कि वो शेर का बच्चा था लेकिन भेड़ के साथ मिल गया था और वो भेड़ों की ही बोली बोलने लगा था, उन्हीं की तरह घास फूस खा के गुजारा करने लगा था, क्योंकि संगत वैसी मिल गई थी। कुछ लोग हद से ज्यादा सियाने होते। जब वो उसको समझा रहा था उसका बाप कि तू मेरे वंश का है, मैं तेरा बाप हूं, तू कहां भेड़ों में जा रहा है, वो ज्यादा सियाना बन रहा था। दोस्तों ज्यादा सियाने बनने की जरूरत नहीं है, एक बात तो तय है, कहते ना अगर बाज की तरह उड़ना है तो तीतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों क्या होता है, एक बार ना मेरे को जो कि याद आ गया कि संता और बंता दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो टीचर ने बोला कि तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा। तो संता कहता है मैडम फिर आप कहोगे कि नकल मारी है इसलिए अलग अलग लिखा है। बहुत सुंदर गुरुदेव। कहते हैं हथियार और यार समय समय पर परख लेने चाहिए वरना बुरे वक्त पर धोखा दे जाते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है हमको इस कहानी से, क्योंकि जब शेर ने बोला था कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे मौसा मौसी हैं, ताया ताई हैं, फुफ्फा फूफी हैं, तो उसने बोला था कि ये तेरा कुछ नहीं लगते, ये तेरे वक्त आएगा मुसीबत आएगी सब भाग जाएंगे। बोला ना ना मेरे अपने हैं, कहीं नहीं भाग सकते। तो बोला ठीक है। जैसे शेर दहाड़ा सारे भाग गए थे। तो दोस्तों कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, लोग हमें कहते हैं अरे टेंशन मत ले, तेरे लिए मैं जान दे सकता हूँ, तेरे लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। लेकिन दोस्त जब कोई इंसान मुसीबत में फंसता है तो ऐसे वक्त भी ये सब लोगों के फोन ना आउट ऑफ कवरेज ही आते हैं। कहते गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदवीरें, गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदवीरें, जो हो खुद पर यकीन तो कट जाती हैं जंजीरें। क्योंकि उस शेर को यानी कि जो बाप था शेर का, उसको भरोसा था कि आज नहीं तो कल मैं इसको इनके चंगल से छुड़वा लूंगा। मुसीबतें भी समय समय पर आना बहुत जरूरी होती हैं। ऐसे समय में अपनों में छुपे पराये और परायों में छुपे अपनों का पता चल जाता है। जब वो बच्चा ये कह रहा था कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, जब शेर दहाड़ा था तो जिनको रिश्तेदार समझता था, जिनको अपना समझता था, एक दहाड़ से ही पता चल गया ये पराये हैं, और जिसको पराया समझ रहा था वो अपना निकला। इसलिए मुसीबतों का आना भी जरूरी है। आज पूरा देश मुसीबतों से गुजर रहा है दोस्तों। जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तब हमारी जो कैपेसिटी होती है वो निखर कर बाहर आती है, हमारी काबिलियत का पता चलता है, हमको सच्चाई से हमारा सामना होता है कि हमारी रियल मायने में ताकत क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं, उसका पता चलता है। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा ना अपने बाप के साथ मार्केट जा रहा था। अचानक बच्चे ने बाइक रुकवाई और एक बिल्डिंग की तरफ दौड़ने लगा। बाप वो इधर कहाँ जा रहा है, बच्चे को आवाज देता है वो इधर कहाँ जा रहा है। बच्चा क्या बोलता है कि पापा मुझे लगता है कि इस बिल्डिंग के साथ ना मेरा कोई पिछले जन्म का नाता है। मतलब क्यों? क्योंकि इसकी तरफ मैं खींचा चला जा रहा हूं। बाप ने एक थप्पड़ लगाया और बोला बेटा ये तेरा स्कूल है जो पिछले 1 साल से बंद है, पुनर्जन्म की औलाद।
ये तेरा स्कूल है। क्या बात है। एकदम नया सर। क्या बात है। इस कहानी से हमें एक शिक्षा और मिलती है कि अगर आपके मोटिवेशन की किसी को जरूरत है तो उसकी मदद कीजिए। दोस्तों कुछ लोग हमेशा कहते हैं यार नेटवर्कर जो होते हैं ना वो मोटिवेट करते हैं लोगों को, बस मोटिवेशन बेचते हैं। मैं कहता हूं भैया हम वो काम करते हैं कि जब कोई दवा काम नहीं करती ना तब मोटिवेशन ही काम करता है। युद्ध के मैदान में गांडीवधारी अर्जुन वो भी डीमोटिवेट हो गया था, हुनर तो उसके पास भी था, लेकिन मैं कहता हूं अगर उसके पास कृष्ण ना होते तो वो हुनर वाला व्यक्ति युद्ध के मैदान में मारा जाता। जब उसके हौसले टूटने लगे थे तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको मोटिवेट ही किया था। मोटिवेशन की जरूरत सबको होती है दोस्तों। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसे दिया कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है दोस्तों। मोटिवेशन इस समय लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है मोटिवेशन की। मोटिवेशन की दवाई की जरूरत है दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, अगर आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा तब भी आप सही सोच रहे हैं। दोस्तों लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सेल्फ मोटिवेट होते हैं और एक वो जिनको दूसरा कोई मोटिवेट करता है। जो शेर भेड़ों के साथ मिल गया था वो सेल्फ मोटिवेट नहीं था, उसको जो शेर उसका पिता था उसने आके मोटिवेट किया था। दो तरह का मोटिवेशन होता है, एक टेम्पररी मोटिवेशन और एक होता है परमानेंट मोटिवेशन। परमानेंट मोटिवेशन रखना है अपने अंदर। जिंदगी का हर पल लाजवाब हो ना हो, जिंदगी के हर सवाल का जवाब होना चाहिए। जिंदगी का हर पल लाजवाब हो ना हो, जिंदगी के हर सवाल का जवाब होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ही देर लगे, इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहिए। क्या बात है सर, बहुत शानदार गुरुदेव, मजा आ गया दोस्तों मजा आ गया। मैंने कहा ना कि कुछ लोग हद से ज्यादा सियाने होते हैं, उस भेड़ में मिले हुए शेर के बच्चे के समान। जब वो समझा रहा था तो वो कहता नहीं नहीं मैं तो भेड़ हूं। ऐसे कुछ लोग ज्यादा सियाने होते हैं। एक बार क्या होता है कि मेरे साथ ना एक लड़का था, वो दिमाग बड़ा चलाता था अपना। मुझे कहता है दिमाग जी मैंने भी ना कपड़े सिलवाई करानी है, आप कहाँ सिलवाई कराते हो? मैंने कहा यार मैं ना स्टिचिंग आमर टेलर में करवाता हूँ। मुझे कहता है मुझे भी लेके चल। लेके गए तो वहां जाके टेलर को कहता है कि मुझे एक पैंट सिलवानी है तो उसके कितने पैसे लेते हो आप? तो टेलर ने कहा 200 रुपया। उसने बोला अगर निक्कर सिलवाई करवानी हो तो कितने लेते हो? बोले 50 रुपया। उसने थोड़ी देर दिमाग लाया और फिर पता क्या कहता है, कहता तुम एक काम करो ये लो 50 रुपया, निकरी सिलाई कर देना लेकिन लवाई पैरों तक रखना। जी दोस्तों उस कहानी से एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि तब तक प्रयास जारी रखो जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती। जब शेर ने आके अपने बच्चे से कहा था कि तू भी शेर है, तो वो पहली बार में नहीं मान गया था कि मैं शेर हूं, पर उसने अपना प्रयास जारी रखा था। दोस्तों पहली बार में कोई नहीं मानता। जब आप प्लान करते हो पहली बार में कोई नहीं मानता कि ये अच्छा काम है, पर अपना प्रयास जारी रखो। कहते ना असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका भी एक दिन पीछा छोड़ देती हैं। क्या बात है, मजा आ गया। बहुत शानदार सर जी, क्या बात है गुरु, मजा आ गया, मजा आ गया। असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं भी उनका एक दिन पीछा छोड़ देती हैं। प्रयास जारी रखो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। दोस्तों एक कामयाब और नाकामयाब व्यक्ति में अगर कोई फर्क है तो सिर्फ इतना ही है कि कामयाब व्यक्ति तब तक लगा रहा जब तक उसको कामयाबी नहीं मिल गई। इसलिए अपना प्रयास जारी रखो। दोस्तों जब तक अपने अंदर भरोसा ना हो तब तक दूसरों की तरफ देखना छोड़ो, क्योंकि जब मुझे ही भरोसा नहीं है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं अविनीत को प्लान किस भरोसे से करूंगा? जहां मैलापन होता है ना, मैलापन, वहां प्रतिबिंब दिखाई नहीं देते। अगर उस तालाब के पानी में दोस्तों वो सारा पानी मैला होता, अगर उसके ऊपर काई होती तो क्या शेर को अपनी शक्ल दिखाई देती?
कभी नहीं। कभी नहीं। उसको भी शक्ल तब दिखाई दी जब पानी उसका साफ था। अपने बच्चे को जब वो समझा रहा था कि तू शेर है, तो दोस्तों भेड़ों के साथ रह रह के उसके अंदर जो है ना वो मैलापन आ गया था कि नहीं मैं भेड़ ही हूं। वो अंदर से मान चुका था कि मैं भेड़ ही हूं, तो उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके लिए उसने उस तालाब का सहारा लिया था। पर एक चीज याद रखो कि जहां मैलापन होता है वहां प्रतिबिंब दिखाई नहीं देते। पहले अपने अंदर के मैल को साफ करना पड़ेगा, शुद्धि लानी पड़ेगी कि यस मैं कर सकता हूं। जब पारे में नहीं जोश तो थर्मामीटर को क्या दोष है? भेड़ों को क्या दोष देना जब अपना ही बच्चा कमजोर है। जब पारे में नहीं जोश तो थर्मामीटर को क्या दोष। जैसे कि मैंने बताया कि तब तक प्रयास जारी रखो जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बड़ी समझने वाली बात है। किसान जब किसी जंगल को खेत में तब्दील करता है ना, तो वहां देखना कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें, जिनके मूल बड़े गहराई में गए होते हैं। तो जब उनके ऊपर हल चलाता है तो देखना कुछ जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं उनकी मूल तो निकल जाती हैं, लेकिन जहां बड़े मूल होते हैं वहां हल चलाता है तो वहां उस हल के ऊपर पैर रखता है, दबाता है उसको, ताकि उसके मूल जड़ों से उखड़ जाए। और वो एक ही बार में नहीं उखड़ते, एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार उसके ऊपर बार बार हल चलाना पड़ता है, तब जाके उनकी जड़ें, वो मूल वहां जमीन को छोड़ते हैं, तब वो खेत उपजाऊ बनता है, खेत फसल के लायक होता है। ऐसे कई बार क्या होता है, हम मार्केट में जाते हैं तो हम कहते हैं सर मैं अगर 20 प्लान करता हूं तो 2 एंट्री आती है। लोग सुनते नहीं है। लोग क्या किया जाए? समझ लीजिए कि आप वो किसान हैं कि आपके खेत में जंगल उग चुका है, आपने वो झाड़ियां काटी हैं, अब कुछ झाड़ियों के मूल रह चुके हैं, तो दोस्तों उसके ऊपर आपको प्लान का हल बार बार चलाना पड़ेगा। तब तक चलाना पड़ेगा जब तक कि उनकी जड़ें उखड़ ना जाएं। जो ये कहते हैं मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, वहां पे हमको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, तभी उनकी जड़ें उखड़ेंगी। ये बातें थोड़ी गहरी हैं, समझने वाली हैं, बैठ के समझ। अब ये फैसला करने का वक्त आ गया है। वहां पे 2 शेरों की बातों बातों में आपसी द्वंद्व हुआ था। एक कहता है कि मैं भेड़ हूं, दूसरा कहता है नहीं तू शेर है। यहां पे भी दोस्तों ये समझने वाली बात है, अपने आप से ये सवाल करना है कि मैं कौन हूं, भेड़ हूं या शेर हूं। खुद की वैल्यू को पहचानना है यहां पे। क्योंकि देखने वाली बात है दोस्तों, एक लोहे का जो टुकड़ा होता है ना, उसकी कीमत वैसे देखने में जाए तो 50-60 रुपए की होती है, लेकिन अगर उस लोहे के टुकड़े की अगर एक घोड़े की नाल बना दी जाए ना और काले घोड़े को पहना दी जाए तो दोस्तों वही नाल जो है वो 1000-1100 रुपए में बिक जाती है। सही सर। लेकिन उसी टुकड़े की अगर कोई महंगी घड़ी बना दी जाए तो दोस्तों वो हजारों लाखों में बिकती है। सही सर। आपकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को क्या मानते हैं, भेड़ मानते हैं या शेर मानते हैं। फैसला करना पड़ेगा। फैसला तो करना पड़ेगा ना, फैसला करना पड़ेगा। मत बैठ आशिया में परों को समेट कर, मत बैठ आशिया में परों को समेट कर, कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का, पसार पंख और शूले बुलंदियों को, सीना चीर दे तू आसमान का। क्या बात है सर, क्या बात। दोस्तों पंख तो फैलाने पड़ेंगे ना, पंख पसारने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि आज फैसला करना पड़ेगा कि हम हैं कौन, शेर या भेड़। एक बच्चा स्कूल से आता है, कहती मम्मा मेरे ये बता मेरे बाप का नाम क्या है, मैं किसका बच्चा हूं। वो कहती है बेटा तू मोहन का बच्चा है, तेरे बाप का नाम मोहन है, मोहन। तो बोले ये मैडम को कौन समझाए। बोले क्यों। बोले रोज फिर मुझे ये क्यों कहती है बार बार कि कमाल का बच्चा है, कमाल का बच्चा है। दोस्तों आज का जो बात पते की है वो सीरीज में यहीं पे खत्म करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको बातें रिपीट करनी है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि वहां से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, आज ये कहानी आपको दोबारा याद करवा दी मैंने, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है उसको देखने का नजरिया अभी आपका चेंज हो गया होगा। आज हमने यहां से सीखा कि मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत तरह के लोग हमारे साथ काम करते हैं। उस बच्चे से एक चीज सीखने को मिलती है, वो बच्चा था लेकिन उसको भेड़ों और शेर में कोई फर्क नजर नहीं आया। हमारे साथ बहुत जगह के लोग काम करते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है। तो यहाँ पे जातिवाद या ऐसा कोई रंग रूप का कोई भेद नहीं होना चाहिए। साफ दिल से काम करिए। जो हमारे सिस्टम में आ गया हमारा भाई बहन है, हमारा अपना है।
राइट सर। ठीक है। उसके बाद एक शिक्षा मिली हमें कि भाई भूख कामयाबी की हमें इस तरह से होनी चाहिए जिस तरह से उस शेर के बच्चे को भूख लगी थी और फिर उसको भेड़ में और अपनी माँ के दूध में कोई फर्क नजर नहीं आया। अगर कामयाबी की भूख हमारे अंदर भी है दोस्तों, जैसे उसने उस भूख को मिटाने का रास्ता बना लिया था, तो हमारी भूख भी ये नेटवर्क मार्केटिंग मिटा सकती है। तीसरी हमने डिस्कशन की जो हमें इससे शिक्षा मिली कि अगर तुम अपने मेंटर या सीनियर का चौकन्ना होकर अनुसरण नहीं करोगे तो भेड़ों में मिल जाओगे, चौकन्ने होकर अनुसरण करना पड़ेगा। और अगली शिक्षा मिली हमने कि एक दूसरे के अंदर विश्वास पैदा करिए। दोस्तों परमात्मा ने ये शरीर बनाया है ना, शरीर परमात्मा ने ये शरीर बनाया है। इस शरीर को दो हाथ दिए हैं, दोनों के पंजे एक जैसे हैं, उंगलियां एक जैसी हैं, एक ही शरीर के साथ दोनों लगे हुए हैं, लेकिन जितनी ताकत भगवान ने राइट वाले को दी है उतनी लेफ्ट वाले को नहीं दी है। तो जब लेफ्ट वाले से हम कोई काम करते हैं और वो कमजोर पड़ता है तो तुरंत राइट वाला वहां पहुंच जाता है। जब राइट वाले से कोई काम करते हैं, जब वो कमजोर पड़ता है तो लेफ्ट वाला तुरंत वहां मदद के लिए पहुंच जाता है। इसी तरह से हमें भी जहां हमारी जरूरत लगे दोस्तों हमको वहां पहुंचना है। भगवान ने हर इंसान के अंदर अलग अलग गुण पैदा किए हुए। हो सकता है आपकी राइट साइड जो है वो बहुत स्ट्रांग है, लेफ्ट वाली वीक हो तो आपकी जरूरत वहां है। हो सकता है आपकी लेफ्ट बहुत स्ट्रांग हो, राइट वीक पड़ती है तो आपको जो आपकी जरूरत वहां है। जहां पे आपको कमजोरी दिखती है वहां पे आपको अपने जलवे बखेरने की जरूरत है, वहां एक दूसरे के अंदर विश्वास पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास ही वैक्सीन है। और एसोसिएशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज अभी जो कोरोना का जो कहर चल रहा है दोस्तों, इसमें ये गिनती करना मुश्किल है, लेकिन मेरा जो विश्वास ये कहता है कि इम्यूनिटी उस इंसान की बड़ी कमजोर है जो मावा खाता है, जो तंबाकू खाता है, जो ड्रिंक करता है, जो स्मोकिंग करता है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। और ऐसे बहुत कम उम्र के लोग भी संसार छोड़ के जा रहे हैं। वायरस उनके यहाँ थोड़ी सी बेल मारता है और वो पहली बेल में डर जाता है। और दोस्तों ये हमारी बॉडी को ना एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, नशा लगा हुआ है। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां थोड़ा डॉक्टर बोलेगा ले चल थोड़ा तंबाकू खा ले, हैं? वहां थोड़ा बोलेगा चल स्मोकिंग ही कर ले। वो इन चीजों को अवॉइड करते हैं, कहते हैं इन चीजों से दूर रहे। वहां वो मिलती नहीं है, वो हो क्या है नशे का गुलाम हो चुका है। मैं आपको एक ही भैया संदेश देना चाहता हूं कि नशे से दूर रहिए। बुजुर्गों ने कहा है नशा नाश कर देगा, तरसोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा फिर भी नहीं देगा कोई खाने को। नशा बहुत खराब चीज है, नशे से बचो, ठीक है। और अपनी एसोसिएशन जब लोगों के साथ रहना है तो उन लोगों का चुनाव करिए जहां की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाए, जहां से आप तरक्की कर सके। ऐसे लोगों को फॉलो करिए, क्योंकि जैसे लोगों को आप फॉलो करेंगे अगले व्यक्ति आप ही होंगे उनके जैसे। और कहते हैं ना कि दोस्त और हथियार, यार और हथियार समय समय पर परख लेने चाहिए। जैसे कि वो जिनको अपना यार दोस्त समझ रहा था, रिश्तेदार समझ रहा था, मुसीबत आई थी भाग गए थे। ऐसे अपने हथियार और यार कभी, कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं हथियार और यार कभी माड़ा नहीं रखने का। ऐसा लगे कि सामने दुश्मन आ गया और आपने रिवॉल्वर निकाली, रिवॉल्वर चली नहीं, गए काम से। तो समय समय पर इनकी परख लेते रहना चाहिए। और मुसीबतों का आना भी जरूरी है, क्योंकि मुसीबत ना आती तो वो शेर का विजन क्लियर नहीं होता। तो तब तक प्रयास जारी रखो, तब तक जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती। क्योंकि वो शेर तब तक उस अपने बच्चे को भेड़ों के जंगल से छुड़ाने में लगा रहा जब तक वो ये नहीं जान गया कि सही में भी वो शेर है। और ये फैसला करना जरूरी है कि मैं कौन हूं, मैं शेर हूं या भेड़ हूं। घर पे बैठे लोगों के साथ टच में रहिए। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि आपके अंदर प्लान करने की क्वालिटी है, फॉलो अप लगाना आपका दोस्त बहुत अच्छी तरह जानता है, या आपकी टीम का कोई बंदा या आपका सीनियर, तो उसकी हेल्प लीजिए। एक ही शरीर के साथ दो बाजू लगे हैं, लेकिन एक में ताकत ज्यादा है, एक में कम है। आप देखिए आप कौन सा हैंड हो, राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, आप में ताकत ज्यादा है या कमजोर हाथ हो। अगर कमजोर हाथ हो तो ताकतवर का सहारा लीजिए, अगर ताकतवर हो तो कमजोर को सहारा दीजिए। दोस्तों आज का हम ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक एक बात पते की है, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस सीरीज में से कितना ग्रहण करते हैं, क्या सीखते हैं, कितना निकाल पाते हैं। ये शॉर्टकट में हमने बताया है, देखना। अगर कुछ अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट जरूर करना। ये आपकी प्रॉपर्टी है दोस्त,
इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, वरना जो किसान आलसी होता है उसके खेत बंजर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू। जय डी सॉफ्ट।